हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी के लिए गार्गी क्लासेस पर RAS RPSC 2021 इकोनॉमी के सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन के ऊपर बात करेंगे। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, टाइप्स, इसके इम्पैक्ट और कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है इसके ऊपर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले इन्फ्लेशन की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। नॉर्मली आप और हम इन्फ्लेशन को यही जानते हैं कि जब कोई गुड्स की या फिर सर्विसेज की प्राइसेस में इंक्रीज होने लगता है तो वो इन्फ्लेशन होता है। तो हाँ, ये सही है, इन्फ्लेशन इसे ही कहते हैं। तो देखो, इन्फ्लेशन इज द राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस of goods and services in an economy over a period of time. When the general price level rise, each unit of currency buys fewer goods or services. This implies that the purchasing power of money gets eroded. There is a loss in the real value of money as a medium of exchange and until unit account in the economy. Inflation has a good as well as bad impact for the economy. तो देखो, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज की प्राइस में कोई राइज होता है, एक इंक्रीमेंट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। जैसे एक साल के अंदर इन्फ्लेशन की मतलब एक गुड्स है, जैसे बिस्किट का पैकेट हो गया, उसकी प्राइस 5 से 10 हो गई, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक इन्फ्लेशन हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हो रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो रहा है, ठीक है। व्हेन द जनरल प्राइस लेवल राइज, देखो जब भी हमारे गुड्स या सर्विसेज की या फिर प्राइस की जो लेवल राइज होता है या फिर उसकी इंक्रीमेंट होता है, तो जो भी हमारी करेंसी है जिससे हम कम सामान खरीद पाते हैं। देखो, जब इन्फ्लेशन चल रहा है उसके कंपैरिजन में जब इन्फ्लेशन नहीं था, ठीक है, नॉर्मल पीरियड चल रहा था, तब हम उस प्राइस से ज़्यादा सामान उस मनी से ज़्यादा सामान खरीद पा रहे थे एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेशन के पीरियड है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो परचेजिंग पावर है मनी की वो इरोडेड, घिस जाती है। इरोडेड मतलब होता है घिसना, ठीक है, तो कम हो जाती है। सिंपली हम यहाँ पे इसका मीन ये लेंगे कि परचेजिंग पावर होती है मनी की, वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन के पीरियड में, ठीक है। और इसके अंदर जो मनी के जो रियल वैल्यू है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट इन इकोनॉमी, ठीक है, इन दोनों की फॉर्म में अगर देखा जाए तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट अकाउंट की फॉर्म में अगर देखा जाए तो मनी की जो रियल वैल्यू है उसमें लॉस होता है, मतलब उसमें गिरावट आने लगती है, ठीक है। इन्फ्लेशन हमारी कंट्री के लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, मतलब इसका बैड और गुड इम्पैक्ट दोनों पड़ सकते हैं। वो टाइम के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हमें इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का। सबसे पहले मैं एडवर्स इम्पैक्ट के ऊपर बात करूँगा। तो देखो, इन्फ्लेशन कॉजेज डिक्रीज इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी एंड अनदर मॉनेटरी आइटम ओवर ए टाइम, ठीक हो। ये हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तब ही बता दिया कि इन्फ्लेशन की वजह से जो रियल वैल्यू है मनी की जो रियल वैल्यू है उसमें डिक्रीज होते हैं, उसके अंदर लॉस होता है, गिरावट आती है। और उसी के साथ में अदर मॉनेटरी आइटम्स भी होते हैं, जैसे अदर मॉनेटरी आइटम्स जैसे हो गए कोई असेट्स हो गई या फिर कोई भी लाइबिलिटी हो गई, उनके अंदर भी हमारे कुछ गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में आता है इन्फ्लेशन कॉजेज अनसर्टिनिटी अवर फ्यूचर, दिस में डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। देखो, इन्फ्लेशन से हमारे फ्यूचर में भी अनसर्टिनिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग का डिस्करेज होना। सपोज कीजिए आपने आज 50 लाख रुपए सेव किए, ठीक है। अब 5 साल बाद में उन 50 लाख की वैल्यू वो नहीं होगी जो 5 साल पहले जब आपने सेविंग की तब थी। तो इसकी वजह से अनसर्टिनिटी कॉज होने लगी। तो इस वजह से क्या होगा, लोग सेविंग करना बंद कर देंगे कि क्या पता पैसे की वैल्यू गिर जाए, तो इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में भी कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कभी कभी ऊपर या नीचे हो जाती है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन का इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाई इन्फ्लेशन में लीड टू द शॉर्टेज ऑफ गुड्स इफ द कंज्यूमर बिगिन टू होल्डिंग आउट ऑफ कंसर्न दैट प्राइसेस विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। देखो,
हाई इन्फ्लेशन से हमारी गुड्स और सर्विसेज के अंदर भी एक शॉर्टेज पैदा होने लगती है। क्यों? क्योंकि जब कंज्यूमर इस वजह से ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर जो गुड्स है, जैसे गुड्स है उसकी प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तो वो क्या करेंगे, उसको ब्लॉक कर मतलब उसको स्टोर करने लग जाएंगे। अब जब वो उसे स्टोर करेंगे तो सीधा सीधा जो डाउन डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो इफेक्ट में आएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी कि गुड्स की जो डिमांड है वो तो इंक्रीज होने लग जाएगी और सप्लाई कम रहेगी। अब जब सप्लाई कम है तो गुड्स को जो प्राइसेस क्या उन बढ़ाकर जो सेलर है वो उनकी कोस्ट को या गलत प्राइस को बढ़ाकर उसे सेल करेंगे, तो इस वजह से इन्फ्लेशन इन फ्यूचर में इंक्रीज हो जाता है और ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं तो इन्फ्लेशन के कुछ फेवरेबल इम्पैक्ट भी आते हैं। तो देखो, सबसे पहला इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन एंश्योर्स दैट द सेंट्रल बैंक एडजस्ट द इंटरेस्ट रेट। देखो, इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करने में के लिए इन्फ्लेशन हमारी हेल्प करता है। ठीक है, हम जब मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ी थी तो हमने देखा था कि इन्फ्लेशन की वजह से मॉनेटरी को बैंक रेट्स हैं वो बढ़ा दी जाती है, तो इस वजह से जो बैंक रेट्स हैं उसको चेंज करने में इन्फ्लेशन हमारी हेल्प करता है। इसके बाद में इन्फ्लेशन एनकरेज नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट। देखो, नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको इन फ्यूचर या फिर कभी भी हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल हो गया प्रीपेड अमाउंट फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज, प्रीपेड अमाउंट हो गया गुड्स और सर्विसेज के। तो देखो, जब गुड्स और सर्विसेज का प्रीपेड अमाउंट हो रहा है तो इन फ्यूचर जब सपोज कीजिए आज के 5 साल मतलब 1.5 महीने पहले हमें कुछ गुड्स खरीदना है और इसका अमाउंट हमने पहले ही पे कर दिया। इन फ्यूचर जब वो अमाउंट गुड्स की प्राइस जब बढ़ जाएगी, मतलब हमारी मनी की वैल्यू तो घट गई, लेकिन फिर भी हमें क्या होगा, हमें वो गुड्स उसी टाइम में मिलेगा जब हमने उसे इन्फ्लेशन के पीरियड में नहीं खरीदा था। ठीक है, ओके। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी जैसे हमने शेयर्स वगैरह खरीद लिया, उनमें इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेंट्री और अदर फिक्स्ड एसेट जैसे कि गुडविल हो गई, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, और भी बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट, ये सब जो है वो नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने पर सामने आता है रीज़न, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसके रीज़न पे भी हम बात करेंगे। तो देखो, सेवरल रीजन्स ऑफ इन्फ्लेशन आर एज फॉलो। देखो, सबसे पहला जो रीज़न है वो तो है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न हम मानते हैं, इम्पोर्टेंट रीज़न है वो यही है कि हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाना और जो ग्रोथ है वो कम रहना, मतलब ग्रोथ के पैरेलल मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होता है ना, तब क्या होता है, हमारा इन्फ्लेशन स्टार्ट होने लगता है। तो देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सेस ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। A long sustained period of inflation is caused by the money supply growing faster than the rate of economic growth। ठीक है, देखो, द मोस्ट जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रीज़न है इन्फ्लेशन को का वो क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होना, ठीक है। और जब इन्फ्लेशन का एक लॉन्ग सस्टेन पीरियड आता है उसका रीज़न क्या हो जाता है, उसका रीज़न कहेंगे हम कि मनी सप्लाई की जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब मनी सप्लाई तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो इकोनॉमिक रेट है, ग्रोथ है, वो बहुत ही कम हो रही है। ठीक है, व्हेन देयर इज द मोर मनी इन सिस्टम टू मच मनी चेज टू फ्यू गुड्स। देखो, जब हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा मनी होता है ना, तब क्या होता है कि बहुत सारी मनी के बदले हमें बहुत कम सामान मिलता है, और शायद हम इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आ गया, देखते हैं, इन्फ्लेशन आ गया ना इकोनॉमी। दैट इज़ वाई RBI टेक्स टाइट पॉलिसी मेजर टू रिड्यूस मनी इन द सिस्टम। इस वजह से जो RBI है वो टाइट मनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करता है ताकि मनी सप्लाई को कम किया जा सके। ठीक है, वो ये रिजर्व सिस्टम के थ्रू कर सकता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू कर सकता है, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू कर सकता है, इसी के साथ में कुछ डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है। तो ये सब होता है जो मनी सप्लाई, जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है ना, तब इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, पहला रीज़न क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होने, देखो, अनदर इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर इन्फ्लेशन is increase effective demand for goods and services। when there is a
increase demand, the people tend to offer higher prices for same goods or commodity. देखो, जब भी कभी भी हमारी इकोनॉमी में किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और उसकी प्राइस उसकी जो क्या बोलते हैं हमारी सप्लाई है वो कम है, तो लोग क्या करेंगे, लोग उस सामान को ज़्यादा प्राइस पर बेचने की कोशिश करेंगे। तो जब भी इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज हो जाती है किसी, देखो आपने ये जब देखने को मिला, जब ओकेजन्स आते हैं जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और अगर सप्लाई उस चीज़ को डिमांड को कंपेट नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, जो गुड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस पे बिकेंगे। तो जब भी ओकेजन आता है ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इफेक्टिव डिमांड में इंक्रीज होता है तब भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल जाता है। इसके बाद में आता है डिक्रीज इफेक्टिव सप्लाई और एग्रीगेट आउट। नेगेटिव चेंज in available supplies such as during a scarcity cause inflation. If there is a decrease in aggregate level of output, the money available in the economy will chase for the goods and services which are now less available. This may lead to inflation. देखो, इसके सिंपली जब हमारी कंट्री के अंदर एग्रीगेट आउटपुट मतलब प्रोडक्शन तो कम हो रहा है लेकिन उस गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है, मतलब सप्लाई तो हम कम कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो ज़्यादा है, तो वही बात यहाँ पे एप्लीकेबल होगी कि प्राइस तो इसको ज़्यादा करके, मतलब उस गुड्स की जिस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है और उसकी सप्लाई अगर गिर रही है, तो उसकी क्या करेंगे, जो सेलर्स हैं वो क्या करना चाहेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसकी प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगे और फिर उसे बेचेंगे। तो इस वजह से जब भी हमारे अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट लेवल डिक्रीज होता है, तो जो अवेलेबल मनी है वो जो गुड्स और सर्विसेज जिसकी सप्लाई कम हो रही है उसको ज़्यादा परचेज करने के लिए क्या करेगी, जो मनी की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी। मतलब जो गुड्स 5 रुपये में आ रहा था उसकी 10 रुपये में बिकने लगेगा क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, तो मनी की जो वैल्यू है वो तो डिक्रीज हो गई क्योंकि जो आउटपुट है वो भी डिक्रीज हुआ है इस वजह से। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन विच इज ऑल्सो नॉन एज ट्राइंगल मॉडल। 3 तरह के इन्फ्लेशन होते हैं जिसे हम ट्राइंगल मॉडल कहते हैं। अब ट्राइंगल मॉडल मतलब ये एक तीनों से एक दूसरे से रिलेट है। सबसे पहला इन्फ्लेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू इंक्रीज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, हमने पहला जब सेकंड जो रीज़न की बात की थी इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब होता है जब एग्रीगेट डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लोग गुड्स की डिमांड ज़्यादा करने लग गए। तो और दूसरा इसके रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई है, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन सामने आता है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को अगर हमें देखना है, मेज़र करना है, तो सिंपली देखना है कि जब भी कभी भी किसी गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन का टाइप्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग या प्राइवेट स्पेंडिंग का इसमें क्या रोल है। देखो, जब गवर्नमेंट लोगों को या फिर प्राइवेट सेक्टर लोगों को ज़्यादा पैसा देगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। अब ज़्यादा पैसा आ रहा है तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करने की कोशिश करेंगे, और जब ज़्यादा डिमांड होगी तो सप्लाई अगर उस बराबर नहीं है तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो, जब हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, टेक्नोलॉजी, अगर इनमें से कोई भी चीज़ या इनमें से कोई भी फैक्टर की प्राइस या फिर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट यूज़ करेंगे, फैक्टर की कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाता है। मतलब क्या कहेंगे कि प्रोड्यूसर क्या है, उनको ज़्यादा फैक्टर कॉस्ट देनी पड़ रही है, इस वजह से वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस पे सेल करेंगे। एक सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। देखो, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अ सडन डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑयल लीडिंग टू द इंक्रीज ऑयल प्राइसेस कैन कोज cost push inflation। देखिए, प्रोड्यूसर फॉर whom oil is a part of their cost,
could then pass is on the consumer in their form of increase prices। देखो सपोज कीजिए कि अभी के टाइम पर क्या हो रहा है कि जो ऑयल की प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रखी है, ठीक है। तो जिस प्रोड्यूसर के लिए ऑयल एक फैक्टर की तरह काम आता है, वो क्या करेगा, उसे प्रोडक्शन तो करना है तो वो उसे महंगे दाम में खरीदेगा, और उसको जो प्राइस है जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा तो उसे क्या उसी प्राइस पे बेचेगा जो नॉर्मल प्राइस है, नहीं। वो क्या करेगा, जो इंक्रीज कॉस्ट उसने ऑयल के लिए पे की है वो भी किसके ऊपर डाल देगा, कंज्यूमर के ऊपर, और वो उसे किससे वसूल करने की कोशिश करेगा, कंज्यूमर से। अब कंज्यूमर से वसूल करने की कोशिश कर रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइस तो इंक्रीज हो रही है और पैसा उतना ही है, तो क्या जो मनी की जो वैल्यू है वो गिर रही है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, जब एग्रीगेट सप्लाई पोटेंशियल आउटपुट कम हो जाता है तो भी हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। आई होप आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या बताता है, देखो बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है कि पहले से ही हमने डिसाइड कर लिया है कि कुछ ही गुड्स या सर्विसेज को हम महंगा करके बेचेंगे, ठीक है। ये जो क्या है, ये जो इन्फ्लेशन है वो किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर होता है। जैसे अभी करंटली देखा जाए तो कोविड के अंदर जो रिवर्स माइग्रेशन सिस्टम था वो अप्लाई हुआ, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, लोग कोविड की वजह से राजस्थान जो अपने होम टाउन वापस लौट रहे हैं। अब जब कोविड कंट्रोल में आया तो फैक्ट्रीज स्टार्ट करनी थी, अब फैक्ट्रीज स्टार्ट करनी थी तो जो लेबर है वो नहीं मिल रही थी, तो जो अवेलेबल लेबर थी उससे ही हमने ज़्यादा पे करना पड़ा, ठीक है। अब जब हमें उनसे ज़्यादा पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो गुड्स है वो मतलब लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गई है तो गुड्स की प्राइसेस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जब देखो गुड की प्राइस इंक्रीज हो रही है और हम लेबर को ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वही लेबर, हम ये जानते हैं कि लेबर ही क्या होती है, प्रोड्यूसर भी होती है, लेबर ही कंज्यूमर होती है, ठीक है। अब वो लेबर को जब ज़्यादा प्राइस मिल रही है तो वो क्या करेगा, डिमांड भी ज़्यादा करेगा। अब डिमांड ज़्यादा हो रही है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है क्योंकि हमने लेबर कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, एक विस्कस सर्कल बन जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को अफेक्ट करने वाला सर्कल बन जाएगा, और इस वजह से क्या हो जाएगी, मनी की वैल्यू डिक्रीज होगी और प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन इसे ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेजर्स टू कंटेन इन्फ्लेशन, सॉरी कंट्रोल आएगा यहाँ पे, मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स हम यूज़ करते हैं, देखो इन्फ्लेशन दो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल की, एक तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, दूसरा हमारा सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी मेजर्स को हथियार बना के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, वहीं पे गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल मेजर्स को हथियार बनाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज को किस तरह से आरबीआई यूज़ करता है वो मैंने बेसिस ऑफ बैंकिंग के जो पार्ट है, जो टॉपिक था उसके अंदर समझाया था, तो आप उसे उन वीडियोस को जरूर देख लेना। इस वीडियो में सिर्फ फिस्कल मेजर्स, मतलब गवर्नमेंट जिन मेजर्स को यूज़ करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं, द गवर्नमेंट कैन टेक द फॉलोइंग फिस्कल मेजर्स टू कंटेन द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को इन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये मेजर्स ले सकती है। अब कौन कौन से मेजर्स हैं, सबसे पहला तो है रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस करके। सपोज कीजिए कोई गुड्स या सर्विसेज है हमारी कंट्री के अंदर कम बन रहा है, हम उसे इम्पोर्ट करेंगे, अगर हम इम्पोर्ट करने के लिए ड्यूटीज़ उस पर ज़्यादा लगाते हैं तो सिंपली ये वही गुड्स महंगा होके आएगा। लेकिन क्या हो रहा है, हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ को डिक्रीज कर दिया हमने, और तो वो जो ड्यूटीज़ लग रही हैं उस गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर वो कम हो जाएंगी, और वो जब कम हो रही है तो प्राइसेस भी क्या हो जाएगी उस गुड्स की, डिक्रीज हो जाएगी, और वो हमें किस पे मिलेगा, सस्ते दामों पे मिलेगा। और सस्ते दामों पे जब हमें वो मिलेगा तो जो मॉनेटरी वैल्यू है, मनी की जो रियल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इस तरह से क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। आ गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो मेजर गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, दूसरा है अलाउइंग इम्पोर्ट्स ऑफ कमोडिटीज़ विच आर स्केयर इन मार्केट, ठीक है। जो मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं वो कम है, मतलब हमारे मार्केट में जिन कमोडिटीज़ की स्कैरसिटी चल रही है उनका इम्पोर्ट हमें बंद कर देना, ठीक है। जब हम उसे इम्पोर्ट करना बंद कर देंगे तो मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो बनी रहेगी, और सप्लाई जब बनी रहेगी और जो डिमांड है, जब सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएंगे तो जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। आगे
रिमूविंग लेवी ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ शुगर। शुगर देखो सब मैक्सिमम अगर शुगर चल रही मतलब चीनी की दाम अगर बढ़ रखे हैं या फिर इन्फ्लेशन उसके अंदर आ रहा है मतलब उसकी प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो उसके ऊपर जो लेवी मतलब जो हम ड्यूटीज चार्ज करते हैं शुगर के ऊपर उसे हम जब रिड्यूस कर देंगे तो वो जो कॉमोडिटी है उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। अब उसकी प्राइस जब डिक्रीज हो रही है तो उस को जो कंज्यूमर है उसे कम दामों में खरीद पाएंगे और इससे वजह से जो रियल वैल्यू है मनी की वो इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो मेजर इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद में बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटीज सच एज राइस एंड ऑयल। देखो जो राइस हैं ऑयल्स हैं उनके ऊपर जब हम बैन लगा देते हैं या फिर कोई भी कमोडिटी जो इन्फ्लेशन मतलब जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके एक्सपोर्ट पे जब हम बैन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी और कमोडिटीज़ की जो हम खरीद पा रहे हैं वो ज़्यादा खरीद पाएंगे। ये पॉइंट हमें इंक्लूड नहीं करना है। अगला पॉइंट है सस्पेंडिंग और बैनिंग द फ्यूचर ट्रेडिंग इन कॉमोडिटी सम कॉमोडिटी। देखो कुछ कॉमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग अगर हम बंद कर दें तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। कैसे, देखो सपोज कीजिए डेढ़ में आज हमने किसी गुड्स या सर्विसेज की प्राइसेस को मतलब आज की जो प्राइस है उसके हिसाब पे हमने एग्रीमेंट कर लिया कि हम 1.5 महीने बाद ये सामान आपसे खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए 1.5 महीने बाद इन्फ्लेशन का टाइम आने लग गया और उस प्राइसेस उन गुड्स या सर्विसेज जिसकी हमने एग्रीमेंट किया उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई। अब जब उस प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो क्या अब वो जो सेलर है वो उसे उस एग्रीमेंट पीरियड के भी एग्रीमेंट के पीरियड में जो प्राइस चल रही थी उसके भी आप पर बेचेगा? नहीं, उसकी वो क्या करेगा, उस प्राइसेस को इंक्रीज करके बेचेगा। तो क्या करना है, जब हम ये चीज़ बंद कर देंगे फ्यूचर ट्रेडिंग को बंद कर देंगे तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। आगे बात करते हैं रेजिंग द स्टॉक लिमिट ऑफ सम कमोडिटी। जब हम स्टॉक लिमिट बढ़ा देंगे, देखो हमने बताया स्टॉक लिमिट मतलब सप्लाई को बढ़ाने की, जब हम सप्लाई को बढ़ा देंगे कोई कमोडिटीज़ की जिसके ऊपर इन्फ्लेशन लग रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारी इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अब आप रिलेट कर सकते हो किस तरह से ये कंट्रोल में आएगा। सपोज कीजिए शुगर है उसकी हम उस पर इन्फ्लेशन का मतलब उसकी प्राइसेस में जनरल प्राइसेस में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो क्या करेंगे हम, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी सप्लाई को इंक्रीज कराने के लिए उसकी स्टॉक लिमिट बढ़ा देगी। मतलब अब उसके फ्री में जो बांटती है उसे नहीं बांटना। ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसके ऐसे ऐसे कुछ मेजर्स यूज़ करके उसकी स्टॉक लिमिट बढ़ाएगी और सप्लाई को डिमांड के इक्वल लाने की कोशिश करेगी। और जब ऐसा होगा तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का पुअर और रिच, जो हमारी सोसाइटी के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, पुअर और रिच मतलब लोअर क्लास और हायर क्लास, तो उनके ऊपर इन्फ्लेशन का कैसे कैसे असर होता है वो देख लेते हैं। तो देखो इन इन्फ्लेशन टू मच मनी चेज टू फ्यू गुड्स। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि बहुत सारा पैसा बहुत कम चीज़ों को खरीदने सकता है। मतलब जो गुड्स वहाँ पे 5 रुपए की आ रही थी अब उसे 15 रुपए में खरीदना पड़ रहा है तो क्या 3 गुना उसकी प्राइस बढ़ गई। तो अब हम 15 रुपए में जहाँ पर एक पैकेट किसी भी प्रोडक्ट का खरीद पा रहे हैं और उसी के कंपैरिजन में पहले हम 3 पैकेट खरीद लेते थे। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारा पैसा बहुत कम चीज़ों को परचेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट अफेक्ट्स पुअर मोर देन द रिच एंड डिस्ट्रीब्यूट इनकम इन फेवर ऑफ रिच। ये क्या करता है, जब इन्फ्लेशन आता है ना तो वो पुअर पीपल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू रिच। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो इनकम है ना जो वो रिच के फेवर में ज़्यादा चली जाती है। तो आगे बताता हूँ किस तरह से। थस इन्फ्लेशन लीड्स टू more inequality in the society, helps rich to get richer and poor to get poor। ठीक है, इस वजह से इन्फ्लेशन क्या करता है सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी लाता है। मतलब कैसे, अमीर तो बहुत अमीर बनता जाएगा और गरीब बहुत गरीब बनता जाएगा। थस इन्फ्लेशन इज री-एग्रेसिव इन नेचर एंड हिट्स लोअर क्लास मोर। इन्फ्लेशन हिट द सेविंग एंड ऑल्सो मेक पीपल थिंक टू अर्न मोर बाय द स्पेक्यूलेशन। इस वजह से क्या होता है, जब इन्फ्लेशन आता है ना तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसकी वजह से फ्यूचर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। फ्यूचर अनसर्टेनिटी में मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिस्करेज होने लगता है। तो ये क्या होता है, इन्फ्लेशन रीअग्रेसिव नेचर का होता है और जो पुअर लोग हैं पुअर पीपल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, ये कैसे डालेगा, देखो गुड्स, देखो हम सभी जानते हैं
कि पुअर पीपल्स क्या होते हैं, एक तरह से लेबर ही होती है, ठीक है। मैक्सिममली वो एक फैक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है और उन्होंने पहले कोस्ट मतलब लेबर कोस्ट प्रोडक्शन तो पहले कर लिया, लेबर तो नॉर्मल पीरियड टाइम पे भरी, और जो इन्फ्लेशन के टाइम पर उस गुड्स को ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो पैसा तो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन दे कम रहे हैं। इस वजह से जो पुअर है वो तो पुअर होता जाएगा और जो अमीर है वो अमीर होता चला जाएगा। तो इस तरह से इन्फ्लेशन गरीब लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है अमीर के बजाय। ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन का कंप्लीट टॉपिक। इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।